नमस्ते, आप सबका प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संधि के बारे में चर्चा करी थी और संधि कहते किसे हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। संधि दो वर्णों का मेल कहलाता है। दो वर्णों के मेल से बने शब्द के लेखन और उच्चारण में कोई परिवर्तन आ जाता है, उसे संधि कहा जाता है। और यदि कोई परिवर्तन नहीं आ पाता है तो फिर उसे संधि न कहकर संयोग कहा जाता है। ये चर्चा हमने पिछले वीडियो में आपसे कर ली है। लेकिन संधि में होने वाले परिवर्तन के आधार पर संधि के हमने भेद किए थे, और संधि के भेद किए थे हमने 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के मुख्यतः 3 ही भेद माने जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वर संधि के ऊपर। देखो, स्वर संधि कहते किसे हैं, सबसे पहले बात यह आती है कि स्वर संधि होगी कहां पर। तो स्वर से स्वर का मेल हो, स्वर से स्वर का मेल होने पर यदि स्वर वर्ण में कोई परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन पहले वाले स्वर में भी हो सकता है, बाद वाले स्वर में भी हो सकता है, या फिर दोनों स्वरों में भी हो सकता है। इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई परिवर्तन आता है तो वो शब्द जो माना जाएगा अपना, वो शब्द माना जाएगा स्वर संधि से युक्त शब्द। ठीक है। अब स्वर संधि में स्वर अपने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर है। एक बात आप लोग ध्यान में रखो कि स्वर संधि जहां होगी वहां प्लस से पहले ये 11, इनमें से ही कोई एक वर्ण आएगा, और प्लस से बाद में भी। लेकिन प्लस से पहले आने वाले और प्लस के बाद आने वाले इन स्वरों के आधार पर, मतलब इन स्वरों के मेल के आधार पर इस स्वर संधि के भेद कर दिए जाते हैं। अपने कितने? 5 भेद कर दिए जाते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? हाँ, तो स्वरों के मेल में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस स्वर संधि के 5 भेद कर दिए जाते हैं। अब देखो, अपन व्याकरण की पुस्तकें देखते हैं। व्याकरण की पुस्तकों में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको दीर्घ संधि दिखाई देती है, फिर अन्य संधियों का प्रचलन चला हुआ है। लेकिन सबसे पहली बात हमें इन्हें याद करना है। यह स्वर कहाँ होती है, अयादि कहाँ होगी, गुण कहाँ होगी, वृद्धि कहाँ होगी, दीर्घ कहाँ होगी। देखो, प्रश्न अपन करते हैं, संधि अपने आती है कि साहब इस समय कौन सी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कैसे संधि बनेगी। जैसे मान लो शब्द आ गया यद्यपि, यद्यपि, और आपसे पूछ लिया साहब यद्यपि का संधि विच्छेद बताइए। तो यद्यपि का जब आप संधि विच्छेद करते हो तो बचपन से पढ़ा पढ़ाया है ये, अपन सीधा कर देते हैं यदि धन अपि, और अपना संधि विच्छेद वाला प्रश्न जो है वो सही हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई बार प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि इस शब्द में कौन सी संधि है। तो संधि का निर्धारण करते समय अपने को संधि का नियम ध्यान में रहना चाहिए। और अगर अपन किताबों का अनुसरण करते हुए चलेंगे तो इसे भूलने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी भूल जाओगे आप इसको। लेकिन अगर अपन इसे किसी ट्रिक के माध्यम से याद करें, किसी नियम के माध्यम से याद करें, तो ये अपने बिल्कुल जल्दी याद हो सकती है और लंबे समय तक अपने याद रहेगी। सबसे पहले बात करें, अपने को स्वर संधि के 5 भेदों का नाम याद करना है। आज तक कभी भी परीक्षा में ये प्रश्न तो नहीं आया होगा मेरे हिसाब से कि साहब तीसरे नंबर की स्वर संधि कौन सी है। इसलिए अपन इनको ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी करके याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका, सबसे पहले अपन यण का चयन करेंगे। दूसरे नंबर की संधि अपनी अयादि है, तीसरे पर गुण संधि, चौथे पर वृद्धि संधि और 5वें पर दीर्घ संधि। स्वर संधि,
स्वर से स्वर का मेल होने पर स्वर में परिवर्तन, संधि कौन सी? स्वर संधि। स्वर संधि के भेद कितने? 5। यण स्वर, अयाति स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर और दीर्घ स्वर। अब देखो अपन ये ध्यान में रखें कि ये पांचों स्वर होंगे, पांचों संधियां होंगी किस कंडीशन में, कौन से स्वर आएंगे तो संधि मानी जाएगी। सबसे पहले अपन ये ध्यान रखें कि स्वर होते कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं 11। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। इन 11 स्वरों में से कोई एक स्वर प्लस से पहले होगा और कोई एक स्वर प्लस के बाद होगा। मैं यहां पर इन 11 स्वरों को 3 भागों में तोड़ देता हूं। पहला भाग है अपना ए और आ। पहले भाग में कौन से स्वर? ए, आ। दूसरे भाग में ई, उ और री स्वर। इसको नंबर दे देते हैं अपन 2 नंबर भाग, ये 1 नंबर भाग, और शेष बच गए वो कौन से? 3 नंबर भाग। छोटी सी चीज है, आसानी से याद कर सकते हैं। पहले भाग में कौन सा? ए, आ। दूसरे भाग में ई से लेकर री तक, और तीसरे भाग में शेष बचे हुए। अब आओ, सबसे पहली संधि कौन सी है? यण स्वर संधि। एक बार अपन 1 नंबर को छोड़ दे। 1 नंबर की संधि 2 नंबर वाला नियम। सबसे पहले आ जाएगा 2 नंबर में कौन कौन से स्वर हैं? ई, उ और री। ठीक है जी। और प्लस के बाद असमान स्वर। मतलब प्लस से पहले यदि कहीं भी ई, उ और री स्वर लिखा हुआ है तथा प्लस के बाद असमान स्वर लिखा हुआ है तो वहां संधि जो मानी जाएगी वो कौन सी संधि मानेंगे अपन? यण स्वर संधि। प्लस से पहले अपन देखेंगे पूरा 2 नंबर का भाग, ई, उ और री, प्लस के बाद असमान स्वर। अब यहां पर अपन देखें कि असमान स्वर किसे कहें। कई बार विद्यार्थी ये देख लेते हैं कि साहब ये 5 स्वर तो हो गए, इनके अलावा कोई स्वर होगा वो असमान होगा। ऐसा नहीं है मित्रों। सबसे पहली बात है प्लस। प्लस से पहले जो स्वर लिखा हुआ है उस स्वर को छोड़कर शेष जितने भी स्वर हैं वो असमान स्वर की श्रेणी में आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये 5 स्वर आ गए साहब, इनके अलावा कोई आएगा तो असमान स्वर माना जाए। जैसे री आया, री के बाद में चाहे ई आ जाए तो ये री के असमान ही माना जाएगा। उ आ गया तो उ को छोड़ दो, उ के अलावा चाहे री आ गया या और कोई भी XYZ कोई भी स्वर आ जाता है तो वो असमान स्वर माना जाएगा। मतलब जो स्वर प्लस से पहले है वो स्वर प्लस के बाद अगर नहीं आता है तो वो असमान स्वर है, और ऐसी कंडीशन जो होगी वो कंडीशन क्या कहलाएगी? यण स्वर संधि कहलाएगी। तो 1 नंबर की संधि हुई अपनी, 1 नंबर संधि, 2 नंबर के स्वर जोड़ असमान स्वर। दूसरे नंबर पर कौन सी संधि आती है? अयाति संधि। तो संधि नंबर कितने? 2। स्वर भाग नंबर 3। 3 नंबर का भाग क्या कहता है? ए, आई, ओ, औ। ये 4 स्वर प्लस से पहले हो और प्लस के बाद वही कंडीशन कोई असमान स्वर होगा तो वहां कौन सी संधि मानेंगे हम? अयाति संधि मानेंगे। तीसरी बात, तीसरा संधि का टॉपिक आता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होगा? 1 नंबर भाग में हमने क्या लिया? ए, आ। और 2 नंबर भाग में क्या लिया? ई, उ, री। मतलब स्वर भाग नंबर 1 जोड़ 2 बराबर 3 नंबर की संधि। 1 नंबर ए, आ जोड़ 2 नंबर ई, उ, री बराबर 3 नंबर की संधि, मतलब गुण स्वर संधि। प्लस से पहले अगर ए, आ स्वर है और प्लस के बाद ई, उ या री में से कोई एक स्वर आ रहा है तो वहां गुण स्वर संधि मानी जाती है। इसी प्रकार वर्धी संधि आ गई। वर्धी संधि का नंबर कितना है? 4 नंबर। 1 नंबर जोड़ 3 नंबर बराबर 4 नंबर की संधि। 1 नंबर में क्या डाला अपन ने? ए, आ जोड़ 3 नंबर बराबर क्या है? ए, आई, ओ, औ। ये कौन सी हो गई? वर्धी संधि। और दीर्घ संधि में आ जाते हैं समान स्वर। मतलब प्लस से पहले और प्लस के बाद अगर समान स्वर है तो संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। जैसे मान लो प्लस से पहले ए या आ है, प्लस के बाद भी ए या आ में से कोई स्वर है, प्लस से पहले ई या ई है,
प्लस के बाद भी ई या ई में से कोई स्वर है, प्लस से पहले ऊ या ऊ स्वर है और प्लस के बाद भी ऊ या ऊ स्वर लिखा हुआ है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। यण स्वर कहाँ मानेंगे? प्लस से पहले ई ऊ री प्लस के बाद असमान स्वर, संधि कौन सी हो जाएगी? यण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अब देखो मित्रों, सबसे पहले संधि आती है अपनी यण स्वर संधि। अभी हमने परिभाषा में चर्चा करी थी कि प्लस से पहले ई ऊ और री तथा प्लस के बाद कोई असमान स्वर आता है तो संधि कौन सी माननी? यण स्वर संधि। अब संधि कार्य जब हम करेंगे, ऐसी स्थिति होगी और संधि करेंगे तो संधि कहती है परिवर्तन करना है, और परिवर्तन करना है तो क्या करेंगे? अगर प्लस के निशान से पहले आपको ई दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है? ये। ऊ लिखा हुआ है तो वे, और री लिखा हुआ है तो रेव। अब देखो, सबसे पहले अपन पहचान की चर्चा करें कि कोई शब्द आ जाए उसकी पहचान हम कैसे करें। जैसे शब्द आ जाता है अध्ययधीन, शब्द आ गया अध्ययधीन। अब अध्ययधीन शब्द जिससे बनेगा वो किससे बनेगा? इसका विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा? अधि जोड़ अधीन। ठीक है जी, अधि जोड़ अधीन। अब पहले अपन इनकी संधि करना सीखते हैं, उसके बाद में इसकी विच्छेद कार्य सीखेंगे। जैसे शब्द आया अपने पास अधि जोड़ अधीन, अधि जोड़ अधीन। ठीक है जी। अब सबसे पहली बात देखो, ध्यान रखना है, अगर कोई भी विषय में संधि से संबंधित, किसी भी परीक्षा में संधि से संबंधित प्रश्न आता है, आपसे संधि करवाए या संधि विच्छेद करवाए, सबसे पहला काम आपको करना है प्लस से पहले वाले वर्ण और प्लस से के बाद वाले वर्ण को अलग कर देना है। तो प्लस से पहले अगर हम यहां देखें तो कौन सा वर्ण आ रहा है? ई। प्लस के बाद अगर वर्ण देखें तो क्या आ रहा है? ए। सबसे पहला काम प्लस से पहले वाले वर्ण को अलग किया। अब अलग करेंगे तो ए का ए रह जाएगा, ध से हमने ई की मात्रा हटा दी तो ध हो गया अपना आधा और ई स्वर अलग हो गया। प्लस के बाद ए स्वर को अलग कर लिया, शेष क्या बचा? धीन। मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्लस से पहले वाले वर्ण और प्लस के बाद वाले वर्ण, इन दो वर्णों में ही मित्रों संधि होती है, इनके अलावा कोई संधि नहीं होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले प्रथम वर्ण के अंतिम स्वर को अलग करेंगे और द्वितीय शब्द के प्रथम स्वर को अलग करेंगे। अब अपने सामने स्थिति क्लियर हो गई। साहब प्लस से पहले क्या आ रहा है? ई। प्लस के बाद ई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मतलब असमान स्वर हो गया। प्लस से पहले ई, प्लस के बाद असमान स्वर, संधि पूछे कौन सी हो गई जी? यण संधि, क्योंकि लिख रखा अपन ने ई ऊ री असमान स्वर, संधि कौन सी? यण संधि। यण संधि कहती क्या है कि ई को बदल दो किस में? ये वर्ण में। ये लो, ये वर्ण में बदल दिया। अब ये वर्ण में बदला तो ए का ए रह गया, ध का ध रह गया, ई को ये में बदल दिया, बाद में क्या लिखा हुआ है? ए, शेष क्या बचा? धीन। ठीक है साहब। अब इसे जोड़कर लिखेंगे ए ध। अब देखो ध वर्ण है, ध वर्ण के बाद कोई स्वर है क्या? नहीं है, स्वर नहीं है तो ध वर्ण कैसा हो जाएगा? आधा हो गया, आधा वर्ण लिख दिया। फिर ये के बाद में स्वर है तो कौन सा है? ये ए को ये में जोड़ेंगे तो ये पूरा बन गया और शेष क्या बचा? धीन। अगर आप इस रूप में संधि करते हो, देखो नियम बना लो संधि के, ये 4 लाइनें मेरे को भरनी है। परीक्षा होती है, समय खूब ज्यादा मिलता है, हम जल्दबाजी करते हैं, इसी प्रकार शब्द आ जाता है। देखो अभी जोड़ अर्थी, शब्द आता है अभी जोड़ अर्थी, बहुत ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है। अभी जोड़ अर्थी की शुद्ध संधि क्या होगी? और हम बोलचाल में इसे गलत उच्चारण करते हैं। बोलचाल में अपन इसे क्या बोलते हैं? अभ्यार्थी। क्या बोल देते हैं? अभ्यार्थी। जबकि अभ्यार्थी शब्द अशुद्ध होता है, शुद्ध शब्द होता ही नहीं है। और परीक्षाओं में पहला ऑप्शन अभ्यार्थी दे देता है, अपन आंख बंद करके अभ्यार्थी टिक कर देते हैं, अपना गलत हो जाता है। नियम से चलेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। सबसे पहला काम क्या करना?
ए का ए भय से ई को अलग करना है। भय से ई को अलग किया तो भय हलंत हो गया, ई अलग हो गया। प्लस के बाद लिखा हुआ है ए मतलब ए समान स्वर है। ए समान स्वर होने के कारण अगला अगर यहाँ पर आपसे संधि नहीं करवाकर संधि की परिभाषा पूछता है या संधि का निर्धारण करवाता है तो यहाँ पर संधि का निर्धारण आप कर दिए। पहली लाइन में संधि का निर्धारण हो गया। ई के बाद ए समान स्वर है, संधि कौन सी? यह। लेकिन फिर कहता है नहीं साहब संधि करके बताओ, तो संधि करके बताएगा तो ए का ए, भय का भय, ई की जगह क्या हो जाएगा? यणादेश हो रहा है, यणादेश हो रहा है तो ये वर्ण आ जाएगा। प्लस के बाद क्या है? ए, शेष क्या बचा? थी। ठीक है, ए का ए, भय के बाद कोई स्वर नहीं है, भय कैसा लिख दिया? आधा। ये वर्ण के बाद ए वर्ण लिखा हुआ है तो ये होगा या नहीं होगा? ये वर्ण और रथी। ये लो साहब संधि हो गई। सबसे पहला काम करना है प्लस से पहले वाले स्वर को अलग किया। अलग करने के बाद में स्वर के अनुसार उसमें परिवर्तन करेंगे। ई में परिवर्तन किया, ये में बदला, ये में बदला तो ये के बाद ए लिखा हुआ है। अभ्यर्थी शब्द शुद्ध होता है, अभ्यर्थी शब्द शुद्ध नहीं होता। जबकि परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार पूछ लिए जाते हैं। देखो शब्द यही आते हैं लगभग घूम फिर करके शब्द पढ़े हुए ही आएंगे, लेकिन समस्या ये होती है कई बार हम रट्टा मार कर जाते हैं और रट्टा मारने के कारण सामान्य बोलचाल में आप लोग इसे अभ्यर्थी बोलते हो। कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी? अभ्यर्थी बोलते हो, अभ्यर्थी दिखता है उसको टिक कर देते हो, अभ्यर्थी को नहीं करके आते। जबकि नियम से करोगे तो अभ्यर्थी अपने आप निकल करके आ जाएगा। आपकी शुद्ध अशुद्ध वाला जो संशय मन में रहता है वो संशय समाप्त हो जाता है। ये तो वाक्य ई का उदाहरण। अगर वह वर्ण आ जाए सब प्लस से पहले उ स्वर आ जाए तो कैसे परिवर्तन करेंगे? उ वाला एक उदाहरण देखें। जैसे मान लो आ गया शब्द वधु जोड़ आगमन, वधु जोड़ आगमन। सबसे पहला काम, कहीं भी आपको संधि से युक्त पद मिले प्लस से पहले वाले वर्ण को व्यंजन से अलग करना है तो ध से क्या अलग होगा जी? उ स्वर अलग हो गया। प्लस के बाद क्या है? आ, शेष क्या बचा? गमन। ठीक, स्थिति साफ हो गई। प्लस से पहले उ है, प्लस के बाद आ स्वर है। उ असमान स्वर, संधि पूछे कौन सी? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि कहती क्या है कि प्लस से पहले अगर उ स्वर आता है तो उसे व वर्ण में बदल देना चाहिए। तो व का तो व लिख दिया, ध का ध लिख दिया। उ स्वर है, किस में बदलेगा? व वर्ण में बदलेगा। प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है? आ, शेष क्या बचा? गमन। री स्वर का उदाहरण अपन देखें तो प्लस से पहले अगर री स्वर आता है, जैसे शब्द आ गया अपने पास पितृ धन उपदेश, पितृधन उपदेश। सबसे पहले प्लस से पहले देखेंगे तो क्या स्वर आ रहा है? री। प्लस के बाद में देखेंगे तो क्या आ रहा है? उ। पी तय आधा, री अलग कर लिया, उ अलग किया, शेष क्या बचा? प्रदेश। ठीक सब। अब री स्वर असमान स्वर आगे आ रहा है, यण संधि है। यण संधि कहती है री को किस में बदलो? रे वर्ण में बदलो, तो रे वर्ण में बदल दिया। पी का पी, तय आधा, रे आधा, बाद में आगे आ जाता है उ और शेष बचता है प्रदेश। अब देखो जब हमने वर्ण विचार पढ़े थे, वर्ण विचार में क्या होता है कि चार वर्ण अपन ने संयुक्त व्यंजन लिखे थे। क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ये चार व्यंजन जो माने जाते हैं वो संयुक्त व्यंजनों की श्रेणी में माने जाते हैं। त्रय वर्ण का वर्गीकरण हमने किया तो तय और रे वर्ण के योग से बना था। देवनागरी लिपि में एक नियम आता है कि अगर शब्द में रे वर्ण से ठीक पहले कोई आधा व्यंजन लिखा होता है तो उस रे वर्ण को संयुक्त रूप में लिखा जाता है, मतलब उसे रेप वर्ण के रूप में लिखा जाएगा। पहले आने वाले आधे व्यंजन के नीचे रे लिख दिया जाएगा। अब नीचे रे लिखेंगे तो तय और रे जुड़ करके क्या बन गया? त्रय बन जाएगा। और आगे उ स्वर है तो उ की मात्रा लगा दी, शेष क्या बचा? प्रदेश। तो शब्द बन गया अपना पितृपदेश। मतलब तय और रे जुड़ा, त्रय बना,
त्रय के ऊ की मात्रा लगी, त्रु बना और शब्द बन गया पितृपदेश। बहुत ज्यादा बार परीक्षा में शब्द आता है ये पितृपदेश, पित्रादेश, मात्रंश, मात्राज्ञा, भ्रात्राज्ञा, भ्रात्रंश, ऐसे शब्द आते हैं, वो इसी नियम के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ई को ये में बदलेंगे, ऊ है तो व में बदलेंगे, री है तो रे वर्ण में बदलेंगे। ये तीन शब्द अपन ने देखे, अभ्यर्थना, वध्वागमन और पितृपदेश। इन तीन शब्दों के बाद अब अगर इन तीन शब्दों को अपने को करना आ रहा है तो हम 300 शब्द आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कुछ शब्द मैं आपके सामने लिखूं, जैसे शब्द आ गया गति जोड़ अवरोध, गति जोड़ अवरोध, मही जोड़ आधार, अति जोड़ आवश्यक, नारी जोड़ उद्धार, स्त्री जोड़ उपदेश। ये शब्द है। इन शब्दों को अगर अपन देखें, सारे ई के उदाहरण हैं। सबसे पहला काम क्या करना, ई को अलग करना, तो तय आधा रह गया, ई आधा, ई अलग हो गया। ई को अलग किया, ई को बदलना किस में है, ये वर्ण में बदलना है, तो ई की जगह क्या ले आएंगे, ये भी कैसा है, अभी तक आधा है लेकिन आगे स्वर क्या आ रहा है, ए, तो ए जुड़ते ही ये पूरा बन जाएगा और वरोध शब्द बन गया अपना गत्यावरोध। ये शब्द भी बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है, इसे भी अपन बोलचाल की भाषा में गत्यावरोध नहीं बोल करके क्या बोल देते हैं, गत्यावरोध बोल देते हैं। और गत्यावरोध वाला विकल्प आप सही करके आ जाते हो तो गलत हो जाओगे। शुद्ध क्या माना जाता है, गत्यावरोध। संधि से 50% आप वर्तनी शुद्धता जांच सकते हैं। मतलब 50% शब्दों को संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास आदि के आधार पर अगर अपने को ध्यान में अच्छे तरीके से है, अपने ध्यान में कि इस शब्द की इस रचना कैसे हुई है, उस रचना के आधार पर शब्द शुद्धि अपन कर सकते हैं। दूसरा आया महियाधार, मही, तो मही का ई की मात्रा हटाई, क्या बन गया, मह। ई की जगह क्या आएगा, फिर से यह वर्ण आया। आगे क्या है, आस्वर है तो यह के आ की मात्रा लगा दो, शेष क्या बचा, धार। कोई समस्या नहीं रहेगी, शब्द बन गया महियाधार। अति जोड़ आवश्यक, ऐसे शब्द जो है वो सामान्य शब्द है जो वर्तमान में आप 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अति जोड़ आवश्यक, अत्यावश्यक, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग चलोगे तो ए का ए, तय आधा, ई की जगह ये आ की मात्रा लगा देंगे और आवश्यक, शब्द क्या बन गया, अत्यावश्यक। नारी जोड़ उद्धार, ना रे, रे आधा हो जाएगा, ई की जगह क्या आएगा, ये वर्ण, फिर ऊ की मात्रा लगा देंगे, ये के ऊ, और शेष बच गया धार। लेकिन फिर देवनागरी लिपि आ गई। देवनागरी लिपि रे वर्ण के लिए क्या कहती है, अगर रे वर्ण से ठीक पहले आधा व्यंजन है तो रे को आधे व्यंजन के नीचे लिखेंगे। लेकिन अगर किसी शब्द के बीच में रे वर्ण आधा आ रहा है तो उसे स्वतंत्र रूप से नहीं लिख करके आगे वाले वर्ण के ऊपर ले जाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा, नार्युद्धार। शुद्ध रूप का शब्द आ जाएगा, नार्युद्धार। अब देखो रे के रेफ रूप, पिछली रीट में एक प्रश्न आ गया था, क्रम, श्रम, भ्रम और कबूतर, और पूछ लिया रे का रेफ रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। यहां पर रे वर्ण साथ में लिखा हुआ, देखो सबके साथ में लिखा हुआ मतलब रेफ रूप हो गया, और रे वर्ण स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ, इसका मतलब कबूतर में रेफ रूप नहीं आया, इनमें रेफ रूप आ गया। इसी प्रकार रे वर्ण, अगर रे वर्ण आधा है तो आगे वाले वर्ण के ऊपर जाएगा, और रे से पहले वाला वर्ण आधा है तो पहले वाले वर्ण के नीचे लिखा जाएगा। जैसे कर्म और क्रम, कर्म और क्रम में अंतर देखें, इसे अंग्रेजी में अपन लिखेंगे तो क्या आएगा, KARM।
इसे लिखेंगे तो KRAN। ठीक है, मतलब ये रे पूरा है और ये रे आधा है। सामान्य तौर पर अपन देखें, देखो एक छोटा बच्चा होता है, अपन आधे रे को छोटे बच्चे के रूप में ले लें। एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा चलते चलते थक जाता है, तो थकेगा तो उसके साथ जो बड़ा आदमी चल रहा है वो उसे अपने कंधे पर बैठाएगा या नहीं बैठाएगा। ठीक है, जैसे एक छोटे बच्चे को पूरा व्यक्ति अपने कंधे पर बैठा लेता है, उसी प्रकार ऊपर जो होगा हमेशा किसी भी वर्ण के ऊपर जो भी वर्ण लिखा हुआ होगा वो वर्ण हमेशा आधा होगा और नीचे लिखा हुआ वर्ण हमेशा पूरा होता है। जैसे हम द्वंद्व लिखते हैं, द्वंद्व शब्द में ये व पूरा दिखाई दे रहा है, द आधा दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर कौन सा है, द वर्ण है। ऊपर होने वाला कंधे पर बैठने वाला कौन होता है, बच्चा, नीचे वाला पूरा, इसलिए व वर्ण क्या है, पूरा है, और द वर्ण क्या है, आधा वर्ण माना जाएगा। अगला देखें स्त्री उपदेश। स्त्री उपदेश में से का से, त्रय को फिर आधा किया, आधा त्रय अपन ऐसे लिख सकते हैं, त्रय को आधा किया, ई की मात्रा की जगह क्या लाएंगे, यह वर्ण ले आए, और फिर क्या है, ऊ छोटा है तो छोटे ऊ की मात्रा लगा दो, फिर शेष क्या बचा, पैदेश। शब्द क्या बन गया, स्त्री उपदेश। ठीक है जी, इसी प्रकार आप लोग अभ्यास करेंगे। अभ्यास के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में मतलब और शब्द दे दिए जाएंगे। अभी अपन ऊ के उदाहरण कुछ और कुछ री के उदाहरण और देख लेते हैं, उससे यण संधि के सारे नियम कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद में आप लोग इनका घर पर अभ्यास निश्चित रूप से करेंगे। कोई भी शब्द अगर आपको दिक्कत करता है, किसी भी प्रकार का कोई शब्द, अगर यण संधि अपन पढ़ रहे हैं, देखो साथ साथ चलोगे फायदे में रहोगे। यण संधि पढ़ रहे हैं, आपके पास जो भी नोटबुक है, जो भी किताबें हैं, जो भी गाइड है, उनमें जितने भी उदाहरण दे रखे हैं, केवल अपन ने ये 5 उदाहरण पढ़े हैं। इन 5 उदाहरणों के आधार पर जो नियम मैंने बताया उस नियम के अकॉर्डिंग चलो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसी प्रकार ऊ के उदाहरण अगर हम देखें तो प्लस से पहले यहाँ देखें तो देखो यहाँ पर भू में ऊ की मात्रा, परमाणु में ऊ की मात्रा, मधु में ऊ की मात्रा, गुरु में ऊ की मात्रा, मनु में ऊ की मात्रा, सरयू में ऊ की मात्रा। और आगे अपन देखते हैं तो सारे असमान स्वर हैं, इसलिए संधि सभी शब्दों में कौन सी होगी, यण स्वर संधि ही मानी जाएगी। सबसे पहला काम करना क्या है, भय से ऊ की मात्रा को अलग करना है। ऊ की मात्रा अलग करी, प्लस के बाद है आ, शेष बच गया दी। ठीक है जी, अब भय आधा है, आधा लिख देंगे, ऊ की जगह वह वर्ण लिख देंगे, और वह में आ की मात्रा जोड़कर कर देंगे भवारी। ठीक है, इसी प्रकार परमाणु जोड़ अस्त्र, तो परमाणु में ऊ की मात्रा हटाई, एणे बना, ऊ की जगह क्या लेकर आएंगे, वह वर्ण लेकर आएंगे। एणे आधा अपन ऐसे लिख सकते हैं, और वह वर्ण लिखा, ए जोड़ दिया, शेष बचा अस्त्र, शब्द बन गया परमाणु वस्त्र। ठीक है, इसी प्रकार मधु जोड़ आचार्य। ध्यान रखना, इन शब्दों में थोड़ी सी त्रुटि कर देते हैं, जैसे दूसरा शब्द भी आपको दे देते हैं मधु बड़े ऊ के साथ भी दे देते हैं, छोटे ऊ के साथ भी दे देते हैं, लेकिन शुद्ध मधु माना जाता है छोटे ऊ की मात्रा वाला। मैं ध आधा, ऊ की जगह व, आ की मात्रा और चार्य, शब्द बन गया मध्वाचार्य। ठीक है जी, इसी प्रकार शब्द आ जाता है गुरु जोड़ आज्ञा। गुरु में भी 2 ऊ, गुरु बड़ा, गुरु छोटा, तो ध्यान रखना गुरु में भी ऊ की मात्रा छोटी ही आती है। गु रे वर्ण जो है वो आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा आधा होने के कारण, और शब्द बन जाएगा गुरुवाक्या। मनु जोड़ अंतर, मैं न आधा, ऊ की जगह वे, और ए जुड़ने के बाद वह पूरा हो जाएगा, और अंतर शेष बच गया, शब्द बन गया मनवंतर। इसी प्रकार सरियवंबु, से रे ये आधा, ऊ की जगह आ जाएगा वे, ए जुड़ गया तो वह पूरा हो गया, और अम्बु, सरियवंबु, सरयू का मतलब नदी विशेष का नाम, अम्बु का मतलब हो जाएगा जल। ध्यान रखना है, ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी गलती हम करते हैं, जैसे भू की मात्रा, परमाणु की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा भी आ सकती है, बड़े ऊ की मात्रा भी आ सकती है, शब्द परिवर्तन दोनों में वही होना है। इसलिए शब्द शुद्धि अपने को ध्यान में रखनी है कि मात्रा छोटे ऊ की आती है या बड़े ऊ की आती है। इसी प्रकार शब्द री के उदाहरण वाले, जैसे विस्तृत उपदेश अपन ने पढ़ा था, इसी प्रकार मान लो शब्द आ जाए मातृ जोड़ अंश, तो शब्द क्या हो जाएगा, माँ
तय से री हटाया तो तय आधा, रे बाद में आ रहा है तो रे इसके साथ जुड़ जाएगा। ए स्वर है तो त्रय पूरा बन गया, ए के ऊपर अनुस्वार है, यहाँ अनुस्वार लगा दो, शेष क्या बचा, मात्रंश। ठीक है, अब आप लोग यण संधि से संबंधित संधि करने का कार्य, संधि करी है अपन ने यहाँ पर दो वर्णों की, संधि करने वाला कार्य इस नियम के अकॉर्डिंग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अगर आपको विच्छेद करना है, विच्छेद के बारे में हम चर्चा कल करेंगे, क्योंकि विच्छेद का भी आपको एक नियम बता दूंगा, उस नियम के